तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टनल डायोड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा प्रायिकता है इस बार, प्रोबेबिलिटी है इसके इस बार आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने की। तो जरा समझ लें कि टनल डायोड क्या होता है और टनल डायोड कैसे काम करता है, जो आपका मुख्य क्वेश्चन है। जैसे पहली बात तो ये है, इसको हम टनल डायोड क्यों कहते हैं। सामान्य रूप से टनल का मतलब जो हम लोग जानते हैं वो होता है सुरंग बनाना। जैसे हम एक पहाड़ है, अगर पहाड़ी इलाका है, सुरंग की आवश्यकता कब पड़ती है। मान लो हमारे पास एक पहाड़ है और हमें एक रोड बनानी है, तो हम पूरा पूरा पहाड़ नहीं काटेंगे, बल्कि उसके अंदर एक छेद कर देंगे, एक सिलेंड्रिकल, और इसी को हम टनल कहते हैं, टनलिंग इसे कहते हैं। तो जिसको हम इस तरह से पार ना कर पा रहे हों, पहाड़ के ऊपर से जा कर के हम सड़क नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके दूसरी तरफ जाने के लिए हमने उसमें इस तरह का रास्ता बना दिया। इस रास्ते को हम सुरंग कहते हैं, टनल कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस डायोड को टनल डायोड क्यों कह रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ये बीटेक के ऊपर किस तरह की बात है, कुछ नई चीज़ें हैं क्वांटम मैकेनिक्स जुड़ी हुई, जिनके बारे में भी आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आती जा रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग और तमाम तरह की क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, तो आने वाले समय में ये सारी चीज़ें थोड़ा सामान्य सी बातें हो जाएंगी। तो हाल फिलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी बस इतना है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये जो पूरी की पूरी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग नाम की एक घटना के आधार पर काम करती है। इसको हम इसाकी डायोड भी कहते हैं, क्योंकि लियोनो इसाकी जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट थे, और उस समय वो सोनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। आज भी आप लोग सोनी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, टीवी वगैरह सब आते हैं, तो सोनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। 1957 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसका कंसेप्चुलाइजेशन किया था, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए उस समय 1957 से लेकर के उसके बाद में जो कंप्यूटेशनल ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो उसमें जो कंप्यूटर चिप के अंदर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस डायोड को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया। डिफरेंट टाइप के सेंसर, डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स बनाने में इसको यूज किया गया। और इसी वजह से 1973 में इसाकी को, एंडरसन और उनके साथ एक और व्यक्ति रहे, उनके साथ 3 लोगों को एक साथ फिजिक्स का नोबेल दिया गया, और इसाकी को इस डायोड के लिए। तो इसमें क्या खास बात होती है, देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा हैवी हैं आपके लिए, लेकिन आपको इसको ऐसे लिखना है कि ये जो डायोड होते हैं इनमें हैवी डोपिंग होती है। आप कहोगे हैवी डोपिंग तो जेनर डायोड में होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अगर हम जेनर डायोड से भी ज़्यादा डोपिंग कर दें, एक तो है सामान्य डोपिंग, फिर उससे ज़्यादा किया डोपिंग तो बना जेनर डायोड, उससे भी ज़्यादा डोपिंग किया तो बन गया हमारे पास टनल डायोड। तो इसकी डोपिंग होती है, पीएन जंक्शन होता है, और इतनी ज़्यादा डोपिंग करने की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल बैरियर बनता है, जो जंक्शन विड्थ होती है, वो करीब करीब 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। 100 एंगस्ट्रॉम एक बहुत ही छोटी स्केल है, और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, अब आपको एक आइडिया ये समझो कि जैसे जैसे हम स्केल डाउन करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स को छोटा करते जाते हैं, वैसे वैसे क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स वहाँ प्रभावी होने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डोपिंग करने की वजह से पेन जंक्शन के अंदर जो डिप्लीशन लेयर होती है, वो डिप्लीशन लेयर काफ़ी पतली हो जाती है। कितनी पतली, लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाती है। सो दिस डोपिंग क्रिएटेड यूनिक अलाइनमेंट ऑफ द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स एंड दैट प्रमोटेड द क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। तो इस खास तरह की हैवी डोपिंग की वजह से, सुपर हैवी डोपिंग की वजह से क्या होता है कि जो बैंड स्ट्रक्चर्स होते हैं इन पीएन जंक्शन जो बनता है पी टाइप एन टाइप मटेरियल के, उनके बैंड स्ट्रक्चर कुछ बहुत ही यूनिक तरह से अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं। बैंड स्ट्रक्चर में इस तरह से बदलाव होते हैं कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होने की संभावनाएं बननी शुरू हो जाती है, क्वांटम मैकेनिकल होने की स्थितियां बननी वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। दिस टनल डायोड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि दिस नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट वहाँ पर होता है। क्या होता है, हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो टनल डायोड हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायर, स्विचिंग सर्किट, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर एंड डिटेक्टर्स। बहुत सारे इसके उपयोग समय के साथ साथ लोगों ने देखे, और इस वजह से इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता रहा है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का।
अगर हम इसकी बैंड डायग्राम की बात करें तो बहुत ही यूनिक किस्म का बैंड डायग्राम है। ज़रा बच्चों समझने की कोशिश करो, हालांकि अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हैवी है, बट दिस इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज इसको अगर आप बैंड डायग्राम इसका बना देते हो, ये 3 डायग्राम अगर आपने बना दिए और थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख दिया जिस भी भाषा में आप लिख रहे हो, श्योर एंड सर्टेन यू विल इम्प्रेस द एग्जामिनर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने शुरुआती प्रश्नों के उत्तर से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लिया, एग्ज़ामिनर को इस बात को बना लिया कि आप एक डेडिकेटेड एक संघर्ष करने वाले स्टूडेंट हो, आपके उत्तर में वो आपका मेहनत दिख रहा है, तो देन अगेन हमेशा आप एक एम्पैथेटिक आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको हमेशा उसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हर जगह होता है, कहीं भी होता है, जहाँ भी लिखित एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, चाहे आप बीटेक के लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे पीसीएस के हो, कोई भी हो, अगर आपकी लेखन शैली ऐसी है जिससे आप अपनी इस बात को मनवा सके, मैसेज दे सके कि यू आर अ लेबोरियस पर्सन, देन यू विल ऑलवेज गेट एन एज। तो आपको इस तरह से इस आंसर को देना है। देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो ये एक पीएन जंक्शन का डायग्राम है। यहाँ पर ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही हैं, ये बैरियर की विड्थ है, इधर पी टाइप मटेरियल, इधर एन टाइप मटेरियल है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हो इसको फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल की पोजीशन इस बात को बताती है कि हमारे मटेरियल के अंदर डोपिंग कितनी हुई है। तो चूंकि फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के अंदर आ चुका है, जैसे वैलेंस बैंड ये था, ये जो पूरा था ये वैलेंस बैंड था, लेकिन फर्मी लेवल उसके अंदर धंस चुकी है, इसका मतलब डोपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर डोपिंग ना हुई होती तो ये फर्मी लेवल यहाँ होता, बीचों बीच में होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीचों बीच में होता है। जैसे जैसे डोपिंग होती जाती है वैसे वैसे फर्मी लेवल नीचे की तरफ खिसकती है, और चूंकि आपने यहाँ बहुत हैवी डोपिंग कर रखी है बच्चों, इसीलिए आपकी फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के अंदर है। उसी तरह से यहाँ पर एन टाइप मटेरियल में डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से जो 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 फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के अंदर धंस चुकी है। तो क्यों वैलेंस बैंड, क्यों कंडक्शन बैंड, आगे आप समझोगे। आज के लिए भी इतना ही समझो कि जब आप बहुत ज़्यादा डोपिंग कर देते हो तो फर्मी लेवल जो ब्लैक कलर की लाइन है ये पी टाइप मटेरियल के वैलेंस बैंड में धंस जाती है और एन टाइप मटेरियल कंडक्शन बैंड में धंस जाती है। अब एक चीज़ और समझो, जो फर्मी लेवल होती है उसकी खास बात क्या होती है कि उससे नीचे की जो स्टेट्स होती है, उसके नीचे की जो जगहें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों से भरी होती हैं और उसके ऊपर की जो जगह हैं वो खाली होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, जरा देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर पाएँ तो ये जो है, ये जो जगह है ये भरी हुई है, जहाँ ये ग्रीन कलर की लाइनें खींची गई हैं ये इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई जगह हैं। उसके ऊपर जो आप ये पिंक कलर का देख रहे हो हिस्सा, ये जो आप पिंक कलर का हिस्सा देख रहे हो, ये जहाँ गोले में बना रहा हूँ ये खाली जगह है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो, इधर एन टाइप में ये जो ग्रीन कलर की लाइनें हैं ये क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं भरी जगह है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और उसके ऊपर की जो जगह है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन नहीं, खाली जगह है एक तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब खेल शुरू होता है। ये तो वो कंडीशन था जब कोई भी बायसिंग नहीं दी गई थी, भी आपके सिर्फ पीएन जंक्शन बनाया है, हैवी डोपिंग करके कोई बायसिंग नहीं जोड़ी, कोई बैटरी नहीं जोड़ी। अब आप बैटरी जोड़ते हो, फिगर नंबर 2 पे आओ। फिगर नंबर 2 में आपने क्या किया, बैटरी जोड़ दी। बैटरी जोड़ने से क्या होता है, बैटरी से जो पोटेंशियल लगाते हो उससे आप ये कहो कि एन टाइप जो है, एन टाइप का जो बैंड स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो जरा देखें, सोचें, अगर आप सोचें कि इस तरह से ये हमारा बैंड स्ट्रक्चर है, तो ये बैंड स्ट्रक्चर थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, इस बैंड स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपनी जगह से इसको मैं कैसे से, ये देखो बैंड स्ट्रक्चर थोड़ा सा, इससे पहले यहाँ ब्लैक से ब्लैक लाइन थी, इसको मैं जूम कर दूँ, अभी देखो यहाँ पे देखोगे ये ब्लैक से ब्लैक लाइन थी, जैसे जैसे हमने इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस किया तो ये फॉरवर्ड बायस होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अच्छा, ऊपर जाने का क्या हुआ, ऊपर जाने से एक खास बात ये हो गई कि आप देखें डायग्राम में ये जो भरी हुई जगहें थी, ये जो ग्रीन कलर था भरी हुई जगहें, इनके सामने खाली जगहें आ गई। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ के खाली जगहों पे आ गए। पिछले केस में क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं शिफ्ट कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सब भरे हुए हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सब भरे हुए हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं इन खाली जगहों पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे हल्का सा फॉरवर्ड बायस किया, इलेक्ट्रॉन इस पूरे बैरियर को टनल करके सीधे यहाँ पर आ जाते हैं, ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होती है।
इसको हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहते हैं। तो बैरियर को छेद करते हुए एक तरह से समझ लो उसको पार कर जाते हैं। अब आप और फॉरवर्ड बायस करो, जितना आप इसको फॉरवर्ड बायस करते जाओगे, अब जब देखो मैं अगर मैं इसको और फॉरवर्ड बायस करूं तो आप इसको जैसे और थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस करोगे तो ये और ऊपर जाएंगे और टनलिंग होगी, यहाँ से और टनलिंग आपकी होगी। तो जैसे से आप फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ाते जाते हो तो क्या होता है, टनलिंग बढ़ती रहती है और टनलिंग बढ़ने की वजह से करंट भी हमारी बढ़ती रहती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, एक समय ऐसा होगा कि अगर एक समय आप सोचें जैसे ये आपने ऐसे किया और आपने इसको जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक किया, इसको हमने और अधिक कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब देखो खाली जगह है, तो इतने जितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं इनके सामने तो खाली जगह है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इनके सामने ये वैलेंस, ये जो बैंड गैप आ गया और इलेक्ट्रॉन बैंड गैप में नहीं जा सकते। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाले हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन अब टनल नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले इलेक्ट्रॉन टनल करेंगे, इसीलिए पहले की तुलना में करंट घटेगी। अब देखो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, फॉरवर्ड बायसिंग तो बढ़ा रहे हो, बैंड ऊपर खिसक रहा है, बैंड के ऊपर खिसकने से इलेक्ट्रॉन एक समय ऐसे होता है जो मैक्सिमम टनल कर जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जितने भी भरे हुए थे, जैसे ये भरे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये खाली इलेक्ट्रॉन है, तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन खाली इलेक्ट्रॉन वाली जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन थे ऊपर चले गए, खाली इलेक्ट्रॉन की जगह वहीं रही, तो अब ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस जगह को नहीं पार कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे कूद पाएंगे। एक रूल होता है कि स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन होता है। तो कुल मिला के वोल्टेज बढ़ता है लेकिन टनलिंग की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होती है। अब यहीं पर ही हमारा खेल आ जाता है, नाम नेगेटिव रेजिस्टेंस का। अब जरा समझो रेजिस्टेंस का क्या इशू है, आपके पास ऐसा है, वोल्टेज ओम का लॉ ये है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, ग्राफ ऐसा सीधा आएगा, जैसे से वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ती जाएगी, ये ओम का लॉ है। और यहाँ पर जो स्लोप होता है ये क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस। लेकिन अब सोचो कि वोल्टेज आप बढ़ा रहे हो लेकिन करंट घट रही है, अगर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घटेगी तो इसका जो स्लोप होगा वो भी नेगेटिव कहलाएगा, और इसी स्लोप को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। चूँकि इसकी ओरिएंटेशन पलट गई है तो इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आप समझो यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट क्यों कम हुआ, क्योंकि करंट टनलिंग की वजह से हो रही थी। टनलिंग इसलिए हो रही थी कि इलेक्ट्रॉनों का भरा हुआ स्टेट थे, इधर इलेक्ट्रॉनों खाली स्टेट थे, भरे स्टेट से इलेक्ट्रॉन खाली स्टेट की तरफ जा रहे थे। जब तक ये अधिकतम हो रहा था करंट बढ़ रही थी, लेकिन जब और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ाया आपने तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा और ऊपर खिसक गए। जब ऊपर खिसक गए तो उनके सामने जो खाली जगह है पहले अधिकतम आ रही थी वो उतनी नहीं आएंगी, और उसकी वजह से करंट की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन होता है। ठीक है, इस तरह से अब आप आगे करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपने जैसे ये है, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को और पोटेंशियल दिया, और पोटेंशियल देने पर ये जो स्टेट था ये अपनी जगह से, जस्ट ए मिनट, ये जो स्टेट था ये अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। तो जब ये और ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, इस जगह पर ऐसे हो गया, मान लीजिए ऐसे हो गया, तो अब आप यहाँ पे खास बात देखें, इस जगह पर ऐसी स्थिति में ये जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर ये अपने सीधे ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर उनके क्या आ जाएगा, फॉरबिडन गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी कि जो टनलिंग वाली करंट थी वो अब कम हो जाएगी, बिल्कुल जीरो की तरफ पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में इन इलेक्ट्रॉनों पे इतना पोटेंशियल लगेगा कि वो इसके थ्रू डिफ्यूज कर जाएंगे, वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, वो यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिट होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं, जो कि सामान्य रूप से किसी ट्रांजिस्टर के अंदर, किसी डायोड के अंदर फ्लो करती है। तो एक समय ऐसा रहता है, फॉरवर्ड बायस जब आप लगाते हो तो एक छोटे समय तक ऐसा होता है जब टनलिंग की वजह से करंट फ्लो करती है, लेकिन एक समय बाद ये सारी करंट जो होती है वो किसकी वजह से फ्लो करने लगती है, इलेक्ट्रॉनों के डिफ्यूजन की वजह से। तो अब जरा हम समझते हैं इसको लिखित में कैसे लिखा गया है, जरा देखें। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहली स्टेप नंबर 1 है कि ड्यू टू द हैवी डोपिंग ऑन द बोथ साइड्स, पीएन जंक्शन के दोनों तरफ, इंटरनल डायोड, द फर्मी एनर्जी लेवल एडजस्टेड सच दैट इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप साइड ऑब्जर्व फील्ड स्टेट ऑफ द वैलेंस बैंड ऑफ पी स्टेट साइड्स। मतलब कुल मिला के यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब फर्मी लेवल अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्शन बैंड में एन टाइप साइड, जैसे यहाँ देखो ये कंडक्शन बैंड है एन टाइप साइड का साइड, ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं एन टाइप साइड के क्या ऑब्जर्व करते हैं, फील्ड स्टेट ऑफ द
वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप साइड। तो ये लिखा है कंडक्शन पे एन से ऑब्जर्व फील्ड स्टेट्स ऑफ द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप साइड। सो अब चूंकि फील्ड स्टेट के सामने फील्ड स्टेट है तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। सो नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टाइप साइड टनल टूवर्ड्स द नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप साइड, इसको करेक्ट कर लें, नो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप साइड टनल टूवर्ड्स द पी टाइप साइड व्हेन नो बायसिंग इज अवेलेबल। और कोई बाहर से पोटेंशियल नहीं लगाया आपने, कोई बायसिंग नहीं दी गई है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पर नहीं होता है। और इस वजह से हम कहते हैं कि कोई करंट जीरो, तो नो पोटेंशियल नो करंट। लेकिन खेल शुरू होता है जैसे ही पोटेंशियल को हम लगाना शुरू करते हैं। व्हेन स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग is applied, the band of n-type side shifted upward and observe some empty electron state of the valence band of p-type side। तो जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस लगाया, n-type साइड की जो बैंड स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं और इसकी वजह से जहाँ पहले सारे भरे हुए स्टेट के सामने भरे हुए स्टेट थे, वहाँ अब भरे हुए स्टेट के सामने खाली स्टेट आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिखा है ऑब्जर्व सम एम्प्टी स्टेट ऑफ द valence band of p-type side. Due to this, sudden tunneling of electron starts to observe across the junction and gives current। इसकी वजह से अचानक से एक टनलिंग शुरू हो जाती है, जो कि बैरियर पतला है डोपिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और इसकी वजह से एक टनल करंट वहाँ पर फ्लो करना शुरू होती है। जैसे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज करती है, मोर एंड मोर फील्ड स्टेट्स ऑब्जर्व एम्प्टी स्टेट ऑफ द अपोजिट साइड एंड हेंस द फॉरवर्ड करंट इज ऑलमोस्ट लीनियर। तो जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस करते जाते हो, खाली जगहें और भी आने लगती हैं भरी जगहों के सामने, इससे और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगभग सीधी सी करंट फ्लो मिलती है। द अप्लाइड वोल्टेज, अब ये कब तक चलता रहता है, एक पीक वोल्टेज होता है वीपी, मतलब एक ऐसा वोल्टेज होता है जहां सारे के सारे फील्ड स्टेट सारे के सारे एम्प्टी स्टेट के सामने आ जाते हैं। सो द अप्लाइड वोल्टेज वीपी मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट इज आईपी। तो जब हम वीपी के बराबर पोटेंशियल लगा देते हैं तो ये स्थिति आती है, फील्ड स्टेट के सामने मैक्सिमम एम्प्टी स्टेट है और तब हमारी मैक्सिमम करंट वहाँ पर फ्लो करती है। लेकिन अगर हम फर्दर इंक्रीज करें वीपी से, अगर हम वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करें इन वीपी, डिस्टर्ब द ऑप्टिमम एडजस्टमेंट ऑफ फील्ड स्टेट, तो ये जो बिल्कुल एम्प्टी और फील्ड एक दूसरे के सामने वाली स्टेट होती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है इन कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप विद एम्प्टी स्टेट। सो द टनल करंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल वोल्टेज। अब चूंकि डिस्टर्ब हो गया है तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का टनलिंग हो रहा था वो रुक जाता है, और ऐसी स्थिति में हम क्या पाते हैं, ऐसी स्थिति में हम करंट को अब कम होता हुआ पाते हैं जबकि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। This procedure produces negative resistance region where current reduces with increase in the voltage। और इसी पर्टिकुलर जगह पर हम पाते हैं कि हमारा निगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है वैली वोल्टेज तक, तब क्या होता है, जो करंट घट रही ये भी घटती रहती है, और एक वीवी मतलब वैली वोल्टेज पर आते आते तो अलाइनमेंट ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है कम्प्लीटली, एंड नाउ बाय मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन कन्वेंशनल डायोड करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द टनल डायोड। तो अब क्या होता है, जब अरेंजमेंट बिगड़ने लगता है तो टनलिंग तो कम होने लगती है, जिसकी वजह से करंट कम होती है, लेकिन उसी समय डिफ्यूजन करंट भी बनना शुरू हो जाती है, जो कि नॉर्मल डायोड के अंदर फ्लो करती है। और इस तरह से, इस पर्टिकुलर तरह से हम पाते हैं कि हमारे सर्किट के अंदर अब जो नॉर्मल करंट फ्लो करती है वो फ्लो कर रही है। जरा देखें इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आपके पास ये करंट है वाई पे और एक्स पर वोल्टेज है। आपने क्या किया, शुरू में जब कोई वोल्टेज नहीं था तो कोई करंट नहीं थी, जीरो था, जैसे कि मैंने पहले बताया है। उसके बाद जैसे ही आप कुछ थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस लगाते हो, एकदम से करंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि कुछ खाली जगहों के सामने कुछ भरी जगहें आ जाती हैं। आप वोल्टेज लगाते जा रहे हो, वोल्टेज के साथ करंट बढ़ती जा रही है, बिल्कुल लीनियर बढ़ रहा है, बिल्कुल ओम लॉ जैसा। लेकिन एक वोल्टेज पहुँचते हो वीपी कौन सा है, पीक वोल्टेज, जब पीक करंट फ्लो कर रही है। क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि उस समय मैक्सिमम फील्ड स्टेट मैक्सिमम एम्प्टी स्टेट के सामने है। उसके बाद जब आप फर्दर वीपी से आगे जब वोल्टेज बढ़ाते हो तो क्या होता है, वो जो मैक्सिमम फील्ड और मैक्सिमम एम्प्टी स्टेट का अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से जो टनलिंग के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो जाते, क्योंकि उनके सामने कुछ
वैलेंस बैंड के जो खाली जगह है तो कम होने लगती है शिफ्ट होता है तो, और इस वजह से हमारा जो करंट है वो वोल्टेज के साथ डिक्रीज़ करना शुरू करता है। तो यहाँ अगर आप इसका स्लोप निकालोगे तो जो स्लोप का रेजिस्टेंस जो बताएगा वो नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस बताएगा। और इस तरह से एक ऐसा वोल्टेज आता है जब टनलिंग की वजह से जो सबसे कम करंट फ्लो हो सकती है वो होती है, क्योंकि उस समय क्या होगा, बहुत कम फील्ड स्टेट एम्प्टी स्टेट के सामने, मान लो ऐसे ये एक ये मान लो फील्ड स्टेट है, ये एम्प्टी स्टेट है, तो बिल्कुल बहुत हल्का सा देख लो ओवरलैपिंग है, और इस हल्के से ओवरलैपिंग की वजह से बहुत छोटी सी करंट फ्लो करती है। तो ये वो हो गया। उसके बाद फिर और वोल्टेज बढ़ाते हो तो देखो करंट फिर से बढ़ना शुरू होती है। वो इसलिए होती है कि यहाँ तक आते आते टनलिंग की घटना तो अब ख़त्म हो चुकी है। टनलिंग घटना यहाँ मैक्सिमम थी पीक वोल्टेज पर, मिनिमम हुई वैली करंट वैली वोल्टेज पर। उसके बाद फिर से करंट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के थ्रू अपने आप को पी टाइप से एन टाइप, एन टाइप से पी टाइप तक ले जा रहे हैं, और जो नॉर्मल कन्वेंशनल करंट होती है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। अगर हमारे पास टनल डायोड ना होता, अगर हमारे पास टनल डायोड ना होता बल्कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल डायोड होता, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा होता, आप वोल्टेज लगा रहे हो, शुरू में करंट नहीं है नहीं है नहीं है, फिर एक नी वोल्टेज आएगा, उसके बाद करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती। तो देखो जितनी देर में करंट यहाँ नॉर्मल डायोड में बढ़ती, उतनी देर में टनल डायोड में करंट एक बार बढ़ के घट के फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो रीजन है कितना फास्ट रिएक्ट करता है। आप हल्का सा पोटेंशियल लगाते हो एकदम से करंट शूट करती है। तो जब हमें कोई ऑसिलेटर बनाना होता है, हमें कोई स्पीडी सर्किट्स बनाना होता है, हमें सर्किट्स ऐसे बनाने होते हैं जो क्विक रिस्पॉन्स करें, तो उस समय इस तरह के डायोड वहाँ पर यूज होते थे। तो शुरुआत में जब कंप्यूटर शुरू हो रहे थे उस समय इस तरह के डायोड ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया एज अ मेमोरी यूनिट, एज अ सेंसर, एज अ कैसे कह सकते हो, एक जो उसका लॉजिक परफॉर्म करते हो आप, उसके लिए जो गेट बनाते हो, उनमें इन सर्किट्स ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो इस वजह से इनिशियल कंप्यूटेशनल हार्डवेयर डेवलपमेंट में टनल डायोड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे ख्याल से एज अ टीचर अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं, तो अगर आपने इतना कुछ लिख दिया अपनी भाषा में जो भी आपको समझ में आ रहा है, और ये कुछ डायग्राम, बैंड डायग्राम बना दिए, देन यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। अगर मैं पर्सनल एज अ टीचर अगर मैं कहूँ तो इतना जो बीटेक फर्स्ट ईयर का बच्चा लिख रहा है वो एक अच्छे मार्क्स पा रहा है। मतलब अच्छे मार्क्स मतलब है कि जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उसका 80% मैं उसको दे देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आखिरी टॉपिक जो थ्योरेटिकल है यूनिट नंबर 1 का, दैट इज़ वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, उसको मैं हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।